जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बिहार आपका बीपीएससी जो आपका टीआरई 2.0 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें लैंग्वेज पेपर जो पूछा गया था मैं उसका डिस्कशन लेकर आ गया हूँ। ठीक है। इसमें बहुत लोगों का मानना था कि लैंग्वेज पेपर बहुत हार्ड था, बहुत सारे लोग फेल कर रहे थे। ठीक है। तो इस बार उस बार तो हटा दिया गया था लैंग्वेज पेपर। ठीक है ना। उस बार लैंग्वेज पेपर किसी कारणवश उसमें नंबर काउंट नहीं, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब उसको साफ हटा दिया गया था। लेकिन इस बार जो है लैंग्वेज पेपर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में भी 9 नंबर क्वालिफाइंग नंबर आपको लाना जरूरी है। ठीक है। नहीं तो पेपर ही जांच नहीं होगा। तो चलिए उसको हम आज डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 2.0 का। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आर्टिकल से पूछ दिए गए थे। आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग करना है आपको इसमें। ठीक है। इसमें बोला है कि इन दिस स्कूल, इस स्कूल में ऑल डॉट डॉट स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन, मतलब सभी छात्र को फ्री में एजुकेशन दिए जा रहे हैं, है ना, दिए जाते हैं। तो इसमें आपको क्या लगाए जाएंगे यहाँ पे ए एंड द, इसमें क्या कौन सा ऑप्शन लगेंगे। तो यहाँ पे निश्चित बात बताया जा रहा है कि सभी स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई, मतलब मुझे एक दोस्त है जो मुंबई में है। हु इज डॉट डॉट एक्ट्रेस, वह एक एक्ट्रेस है भाई, है ना, तो एक्ट्रेस है। तो यहाँ पे आपका क्या प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक्ट्रेस जो है वॉवेल को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है, एन एक्ट्रेस हो जाएगा। अगला सवाल है कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर, इनमें से कौन सा नदी नहीं है। नीचे जो दिया गया है इसमें कौन नदी नहीं है, ये आपको देखना है। तो इसमें देखिए आपका ये जो है बंगाल की खाड़ी, ये नदी नहीं होता है, आपको पता होगा बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी, ये नदी नहीं है। गोदावरी, गंगा, ये सब तो नदी है, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तो अगला सवाल है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम, मतलब इस ड्राइंग रूम का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है, ये आपको देखना है। तो वॉशिंग मशीन, है ना, चिमनी, सोफा सेट, आप देख लीजिए। तो आपको पढ़ने में ही पता चल जा रहा है कि कौन ड्राइंग रूम में आपका चिमनी, बताइए चिमनी क्या, चिमनी आपका ड्राइंग रूम में रहता है, चिमनी नहीं ना रहता है, नहीं रहता है। आपका ये क्या वॉशिंग मशीन आप रखेंगे ड्राइंग रूम में, नहीं ना रखेंगे, उसको तो अलग रखना पड़ता है। तो सोफा सेट रह सकता है, लेकिन ये दो ऑप्शन जो है ये दोनों नहीं रह सकते हैं। तो इसमें से उत्तर तो दो मतलब एक से ज्यादा हो गया, तो ये आपका मोर देन वन ऑफ एबव, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि टुडे इज संडे, आज मतलब संडे है, आज क्या है, संडे है। द डे बिफोर यस्टरडे वाज, मतलब कल के बाद क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो आज संडे है और कल के बाद पूछ रहा है कि क्या आएगा, ये ना पूछा जा रहा है। तो बिफोर, लेकिन हाँ नहीं, कल के पहले क्या होगा, कल के पहले की बात कर रहा है। ठीक है, उससे भी पहले। तो यानी आपका आज तो संडे है, उसके पहले सैटरडे होगा, उसके पहले क्या होगा, उसके यस्टरडे बोला है, यानी कि इसलिए हम उसको एक दिन पहले जाएंगे। तो फ्राइडे होगा दोस्तों। फ्राइडे कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला देखते हैं, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, नवंबर आएगा किसके बाद आता है भाई, आपको तो पता होगा कि नवंबर किसके बाद आता है, नवंबर किसके बाद आता है। तो ये तो किसके बाद आता है, तो अक्टूबर के बाद होता है। अक्टूबर तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ एबव। ठीक है। अगला सवाल है कि हस्बैंड्स मदर ब्रदर इज डॉट डॉट, मतलब पति का भाई क्या होगा। पति का भाई क्या कहलाता है, देवर कहलाता है ना, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ कहाँ है ऑप्शन में, देखिए तो, हाँ ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए 7 हो गया, अब 8वां देखते हैं दोस्तों। बताइए, इस लैंग्वेज पेपर में थोड़ा सा अगर आपको टूटी फूटी अगर इंग्लिश आता होगा तो फेल कर नहीं कर सकते ना आप, थोड़ी सी जानकारी होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर आराम से कर लेंगे। मदर्स पेरेंट्स, मतलब माँ के माता पिता क्या होंगे, माँ के, आपके माँ के चाहे हमारे माँ के माता पिता क्या होंगे, नाना नानी होंगे ना जी, नाना नानी। तो नाना नानी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैटरनल
पेरेंट्स बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब देखते हैं, अब हिंदी का यहाँ से शुरुआत हो गया, 8 गो क्वेश्चन इंग्लिश से दिया था। अब देखते हैं, इसी लेवल से आपको तैयारी कर लेना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? प्रत्यय रहित शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, भाव विह्वल। ये आपका प्रत्यय रहित है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ये उल्लेखनीय में ये प्रत्यय है, झुकाव में आव प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन ये इसमें नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला सवाल है कि भाषा की उपयुक्त परिभाषा, भाषा की उपयुक्त एक परिभाषा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, विचार या भाव को प्रकट करने का एक साधन होता है। अगला है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं भाई? तो स्वर के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। स्वर के कितने प्रकार हैं? 3 गो प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ह्रस्व स्वर कौन है, कौन सा है? तो ह्रस्व स्वर कौन सा होता है इसमें? ह्रस्व स्वर की अगर बात किया जा रहा है तो कौन कौन होता है? एक अ होता है, छोटा अ, लोग बोलता है ना, छोटी छोटी ई, छोटा ऊ, है ना, यही 3 गो ह्रस्व स्वर कहलाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल है, तो 12 हो गया। अब देखते हैं 13 नंबर। कह रहा है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, ये पूछ दिया गया है। तो 8 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, है ना, नासिक व्यंजन, है ना, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, उच्छिन्त व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन, यानी 8 भागों में बांट दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, अल्प प्राण ध्वनि कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनि पूछा गया है। तो दोस्तों, अल्प प्राण च ज ज्ञ, तो कहाँ है च ज ज्ञ? हाँ, च तो है ना, मारिए मारिए, च से ज में च ज ज्ञ होता है ना जी। यानी च पहला होता है, पहला नंबर, है ना, और ज आपका तीसरा होता है और ज्ञ पांचवा, यानी 1 3 5 आपको याद रखना है। च, है ना, ज और ज्ञ, 1 3 5 आपको नंबर याद रखना है। पहला वाला वर्ण का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है। जैसे क ख ख में अगर आपसे पूछ दे कोई, क ख ख अगर लिखते हैं आप, क ख ग घ और अंग, तो इसमें आपको अल्पप्राण पूछा जाए तो क्या याद रखना है? 1 3 5, यानी आपका क हो जाएगा, ग हो जाएगा और अंग हो जाएगा आपका अल्पप्राण, ठीक है। और ये जो 4 आपका कौन बच रहा है? 2 और 4 जो है 24 याद रखना है, वो हो जाता है महाप्राण, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? च। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि घोष ध्वनि कौन सा है? घोष ध्वनि की बात किया जा रहा है दोस्तों। तो घोष ध्वनि की बात किया जा रहा है, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? घोष ध्वनि, ये पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ी सी हम घोष ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजनों को उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती है उन्हें घोष ध्वनि कहते हैं। और घोष ध्वनि में कौन कौन आता है? तो ग आ जाता है दोस्तों, घ आ जाता है, फिर कौन सा आ जाता है? ग, घ, ज, झ, द, ठीक है, फिर आ जाता है ध, है ना, ड, ढ, फिर ड आ जाता है, फिर ढ आ जाता है, ठीक है, व आ जाता है, फिर आपका झ आ जाता है। ये सभी, ये आपका कौन सा हो जाते हैं भाई? तो ये आपका घोष कहलाते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ग भी दिख रहा है, घ भी दिख रहा है, ठीक है, और ज भी दिख रहा है, यानी एक उपयुक्त एक से ज्यादा आंसर है, यानी ए बी सी और डी, यानी कि टोटल मिला के कहा जाए तो डी है, एक से ज्यादा आंसर दिया है, ठीक है। अगला सवाल है, स्पर्शी व्यंजन बोला है, तो स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? तो थोड़ा स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन होता है? 25 गो होता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, अपवर्ग, यानी 25 हो जाता है। 25 को स्पर्श व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें भी तो वाह ज्यादा आंसर दिख रहा है। हई परफॉर्म में कहले है ना जी, परफॉर्म में के टोटल है, तो ये सब आपका एक से ज्यादा आंसर हो जाएगा, ये स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 16 क्वेश्चन देख लिया। अब देखते हैं 17 नंबर। देखिए
अग्री, अग्री शब्द का विशेषण क्या है? अग्री शब्द का विशेषण होता है दोस्तों अग्रेय। अग्रेय कहने हैं ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं प्रकंपी का व्यंजन क्या होगा? प्रकंपी का व्यंजन दोस्तों क्या हो जाएगा? तो र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? र। प्रकंपी, प्रकंपी र आ जाएगा, ठीक है इसमें, ठीक है ना। अगला है अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर है, तो इसमें आपको अर्ध स्वर बताना है दोस्तों, ठीक है। तो अर्ध स्वरण के उच्चारण में जिह्वा स्वरों के उच्चारण के तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठती है, किंतु इतनी ऊपर तक नहीं पहुंचता है ना, पहुंच पाती है कि वायु अवरुद्ध कर सके, है ना। य जो होता है आपका अर्ध स्वर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, है ना। और आपका ये भी आपको याद रखना है, वह भी हो जाता है, यह और वह आपका अर्ध स्वर में आता है। तो एक से ज्यादा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला सवाल है चवर्ग व्यंजन है, चवर्ग। तो चवर्ग व्यंजन कौन सा हो जाएगा भाई, ये देखना है क्वेश्चन। तो च छ ज झ ज्ञ सब हो जाता है चवर्ग, तो च भी हो गया, छ ज झ सब हो गया, यानी उपयुक्त से ज्यादा हो जाएगा आंसर। ये भी आंसर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, उपयुक्त से ज्यादा हो जाएगा, एक से ज्यादा। अगला है कि क, केकी, ख, विहंग, ग, खग, घ, पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है? ठीक है, पक्षी के पर्याय पूछ रहा है। तो केकी मयूर को कहा जाता है, मोर को कहा जाता है ना जी। केकी मतलब मयूर मतलब मोर, ये पक्षी का पर्याय है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन और क्या हो जाता है? खग, ये भी पक्षी का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा, केकी मतलब मोर हो जाएगा, खग माने पक्षी हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पीक कोयल का होता है, पीक मतलब कोयल, ये भी पक्षी का ही है, ठीक है। और बिहग भी पक्षी को ही कहा जाता है, बिहग माने भी पक्षी होता है। तो खग माने पक्षी, बिहग माने पक्षी, पीक मतलब कोयल और केकी मतलब मोर, तो ये सब पक्षी का ही आपका दिया गया है। तो इसलिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ रहा है कि पक्षी का पर्यायवाची, तो ख और ग दोनों हो जाएगा, ख बिहग और खग माने पक्षी, बिहग माने पक्षी, दोनों होता है ख और ग, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द का कौन सा युग्म है? विलोम शब्द का युग्म पूछा जा रहा है। तो इसमें का पुरुष कायर, कुत्सा निंदा, सकल विकल, ये कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। का पुरुष का होता है, का पुरुष जो कायर होता है ये समानार्थी है ना जी। और कुत्सा जो होता है, कुप्सा, कुप्सा लिखा है ना, कुत्सा का मतलब होता है समानार्थी, ये निंदा होता है। और ये सकल जो होता है, सकल, सकल समझते हो, सकल विकल दिख रहा है ना, ये संपूर्ण विकल, ये भी आपका व्याकुल, ये भी आपका मतलब पर्यायवाची नहीं है, तो उपयुक्त एक में इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य देखना है। यह आपकी गलती है, ये भी गलत है। चरखा चलाना चाहिए, मुझे यह काम संभव नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये सभी के सभी गलती है, कोई सही नहीं है, ठीक है। अगला है रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? वाक्य के भेद कौन नहीं है दोस्तों? तो उपवाक्य, ये वाक्य का भेद नहीं होगा। अगला है जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उनार्थक शब्द कहते हैं। अगला है जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? जिसको बुलाया नहीं गया हो उसके उसे अनाहूत बोलते हैं, अनाहूत बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो माप तौल का बोध कराने वाले को क्या कहा जाता है? आपका परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 27 हो गया। अब देखते हैं 28 नंबर, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। तो जल जो होता है दोस्तों आपका रूढ़ शब्द को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद कौन सा है, तो इसमें आपका मात्रिक छंद जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु तथा गुरु स्वर यति तथा गति के आधार पर पद रचना होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा हो जाएगा, सोठा हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा, रोला हो जाएगा, है ना, हरिगीत हो जाएगा, है ना, छपय हो जाएगा, कुंडलिया हो जाएगा, बड़वे हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे मात्रिक छंद। तो देखिए इसमें दोहा, सोठा, ये सारा जो है आपका एक से ज़्यादा आंसर दे रहा है। एक से ज़्यादा आंसर है ना जी, इसमें एक से ज़्यादा आंसर है, देख रहे हैं ना, दोहा और आपका सोठा एक से ज़्यादा है तो उपयुक्त एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगला है, उदित उदयगिरी मंच पर लघुवर बाल पतंग विकसित संत सरोज सब हरय लोचन श्रृंग, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, तो ये रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार दिया है, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार का मतलब है जहां पर उपमेय या उपमान का कोई अंतर न दिखाई दे, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। तो दोस्तों हमने लैंग्वेज पेपर भी कराया आपको, बताइए कि आपको लैंग्वेज पेपर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमने आपको जीएस वाला जो है ना, जनरल स्टडी वाला भी करा दिया, आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 का, और आपका ये लैंग्वेज पेपर भी करा दिया। अब एक मैथ क्वेश्चन जो बाकी है वो भी कहिएगा तो मैं करा दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।